चलिए तो वही शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो छोटा लेक्चर है। ये खाली एम्बोलिज्म की बात कर रहे हैं। एम्बोलिज्म और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में एक लेक्चर में कवर करना चाह रहा था, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का मैंने शॉर्ट्स है वो अपलोड कर दिया है। थोड़े बहुत छोटे छोटे लेक्चर अपलोड करेंगे वो, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर कुछ ज़्यादा ही हुए हमारे। छोटे छोटे लेक्चर आया करके एक टॉपिक पे एक लेक्चर, ठीक है। इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में बताने में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ये इसमें ज़्यादा जो आपको प्रायर हिस्ट्री ज़रूर मिलेगी इस तरीके से इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, या फिर एक तरीके से मेजर सर्जरी की हिस्ट्री मिलेगी। क्योंकि एक तरीके डीप वेन थ्रोम्बोसिस हिस्ट्री कैसे मिलेगी, उसमें क्या है कि वो काफ वगैरह मसला बहुत अच्छा खासा पेन बताएगा। वो काफ मसल में जो रहता है डीप वेन, वो काफ मसल में पेन दर्शाएगा। उसके अलावा ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है किस कारण है कि हाइपरकोएगुलेशन स्टेट के कारण होता है। वो स्ट्राइड आपने ध्यान दो, वेव तो ये इसमें एक तरीके थ्रोम्बोलाइसिस मतलब क्या हुआ, ये हाइपर कोएगुबिलिटी, ब्लड फ्लो, और क्या कहते हैं तरीके से क्या कहते हैं एंडोथेलियल इंजरी ये था ना। तो उसी प्रकार ऐसे हाइपर कोएगुलेटेड स्टेट डेवलप हो जाते हैं। फैक्टर 5 लेडन हुआ, या फिर इस तरीके से OCP इंटेकर है उसमें भी होती है। तो जो महिलाओं में बहुत अच्छी खासी संभावना होती है इस तरीके से ये इसकी हिस्ट्री मिले डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। इसके अलावा क्या है इस तरीके से इम्बोलाइजेशन होता है, उसमें ब्लड स्टेसिस डेवलप हो जाता है। तो बता देते ब्लड फ्लो में दिक्कत हो, इम्बोलाइजेशन के कारण ये चीज़ होती है। या फिर एक तरीके से एंटी कोएगुलेंट फैक्टर की बात करते हैं, उनकी कमी हो जाती है जो हाइपर कोएगुलेशन स्टेट को बढ़ाते हैं। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में काफ़ी सारे प्रोटीन है, इसकी डेफिशिएंसी प्रोटीन है CF, और क्या कहते हैं तरीके एंटी थ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसमें एक तरीके से रीनल से बाहर निकल जाते हैं। जिसके कारण क्या हुआ इस तरीके से जो क्लोटिंग फैक्टर को घटाने वाला फैक्टर था इस तरीके उनकी भी डेफिशिएंसी और हाइपर कोएगुलेशन स्टेट को बढ़ा दिया उसने, ये ठीक है। तो ये फाइब्रिड नेफ्रोटिक सिंड्रोम की हिस्ट्री हो सकती है। काफ़ी मतलब पेन डीप वेन थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री हुई, या OCP इंटेक जैसे प्रेग्नेंट वुमेन की हिस्ट्री, तो उसमें काफ़ी बार संभावना है कि ये आपको मिलेगा कि प्रेगनेंसी भी एक हाइपर कोएगुलेशन स्टेट है, जानते ही हैं। और सिर्फ वो आसपास उसने OCP की इंटेक कर रखी होगी तो उसमें भी एक तरीके हिस्ट्री मिल सकती है। और फैक्टर 5 लेडन तो नहीं समझ में नहीं है, तो फैक्टर 5 लेडन तो कारण रहता है ये इस तरीके जेनेटिक हाइपर कोएगुबिलिटी का। इसमें आप हाइपर कोएगुबिलिटी में नहीं जाना चाहते। मैं जो चीज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस है सबसे बड़ा प्रायर फैक्टर रहता है किसका, इस तरीके से किसका, हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बिल्डअप होने के लिए। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आप लगा लीजिए क्या चीज़ हो रही है। जो मैंने बताया था पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी बताया था मैंने, कौन सा टाइप का था, टाइप 4 हाइपरटेंशन। टाइप 4 जो है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन उसके कारण डेवलप होती है इस तरीके से किसके, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डेवलप करता है। बाकी मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस तरीके से कैपिलरी में एम्बोलिज्म हो गया तो क्या होगा कि इस तरीके से ब्लड जो है इस तरीके से जहाँ पे आपको एल्वुलर से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, जैसे इधर नीचे मान के जरा कैपिलरी में बन जाता तो ब्लड उस टिश्यू को नहीं मिलता। अब वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन है वो हमें नहीं, टिश्यू को नहीं चाहिए, ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेशन होना था ब्लड का वो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एल्वुलर में ऑक्सीजन तो ही, लेकिन आपका ब्लड पहुँचा ही नहीं, जिसके कारण क्या कि ब्लड जो ऑक्सीजन है वो खाली एल्वुलर में ही रह गई। जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, जो एक ग्रेडियंट जो होती है हम पढ़ते हैं इस तरीके से। मैं जो मैंने फर्स्ट ईयर वाले लेक्चर दिया था मैंने बताया था ग्रेडियंट थे, जिसमें शंट वगैरह वाला सिस्टम बताया था मैंने। तो उसमें ये शंट डेवलप हो जाएगा इस तरीके से, शंट या डेड स्पेस जो होती है इस तरीके, शंट तो नहीं वाला शंट में तो इस तरीके से वो हमारे एल्वुलर बच्चे की डेड स्पेस डेवलप हो जाएगा। इसमें एक तरीके से एयर ज़्यादा जाएगी, लेकिन पर उसका क्या है इस तरीके से क्या होगा, हमारा ब्लड के ऑक्सीजन का बिना ट्रांसपोर्टेशन किए ही वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से डेड स्पेस का मात्रा बढ़ेगी, तो इसलिए क्या है हमारा हाइपर वेंटिलेशन देखने में मिलेगा, जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से कुछ ना कुछ कंपनसेट करना चाह रहे हैं चीज़ें को, जिसके कारण क्या है कि आगे चल के पल्मोनरी एडिमा भी डेवलप हो सकता है। उसके बारे में हम बातचीत इस बार नहीं कर रहे हैं, उसके हम अलग लेक्चर में बातचीत करेंगे। ये पल्मोनरी एडिमा में भी दोनों तरीके के एडिमा की बात करेंगे आगे चल के, तभी हम एम्बोलिज्म की बात कर रहे हैं। ये चीज़ है, ये कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। और एक जो कॉम्प्लिकेशन पड़ते हैं इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। हमने बात करी एम्बोलिज्म क्या है, तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के कारण क्या है कि एक तरीके से हमको लेफ्ट हार्ट फेलियर है। ये मैं एक तरीके से उसमें बात करना चाहता था पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, लेकिन वो हमने उसको शॉर्ट ही बनाया तो उसलिए उससे मैं बात नहीं कर पाया। कोर पल्मोनरी होता गया, तो कोर पल्मोनरी के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि हार्ट फेलियर बाय एक तरीके से पल्मोनरी कोर। तो ये एक तरीके से पूरी टर्मिनोलॉजी नहीं है,
पूरी टर्मिनोलॉजी लेफ्ट हार्ट फेलियर या कार्डियोजेनिक शॉक जिसलिए कहा जाता है, क्योंकि कार्डियक का मेन काम ट्रांसपोर्टेशन करना, ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी को ये नहीं है। जो कार्डियक का जो मेन काम है इस तरीके से पल्मोनरी से ऑक्सीजन लेके किसको, हमारा और जो ब्लड है वहाँ तक इधर से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना है। ये सही समझे आप? अब मान के चलो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो इस तरीके से वो ट्रांसपोर्टेशन तो कर नहीं पा रहा ब्लड का, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा, जिसके कारण क्या हुआ एक तरीके से जो पल्मोनरी जिसके कारण क्या हुआ एक तरीके से जो है वो राइट हार्ट फेलियर हुआ। और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का राइट हार्ट फेलियर तो डेवलप हो जाता नहीं होगी इस तरीके से। जो हमारा क्या हार्ट का क्या काम है, आगे ब्लड पुश करना, और राइट साइड में तो हार्ट पुश कर नहीं पा रहा ब्लड अपना, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस तरीके से हाइपरटेंशन आ गई, आगे चल के अप्रोच चल रहा है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण ये चीज़। तो उसके कारण क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का राइट हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है, और राइट हार्ट फेलियर किस में बदल जाता है, आगे चल के लेफ्ट हार्ट फेलियर में डेवलप हो जाता है। तो इसको एक तरह से कोर पल्मोनरी कहते हैं ये चीज़। यदि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के कारण सीधा राइट हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा हो तब हम उसे एक तरीके से कोर पल्मोनरी नहीं करेंगे। कोर पल्मोनरी तभी कहेंगे एक तरीके से जो हमको लेफ्ट हार्ट फेलियर जैसे कि साइनस फेलियर के लक्षण है, साइनस हुआ, एक तरीके से हाइपोटेंशन है ऐसे, तो वो हमें उनको सिम्टम देखने को मिलेंगे, तभी हम उसको एक तरीके से क्या कहेंगे, एक तरीके से सीवियर वैरायटी ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर कोर पल्मोनरी जो है एक तरीके से, तभी हम उसको कंसीडर करते हैं। ये चीज़ आप समझिए। इस प्रकार है ये कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं, वो याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो हम आगे चल के एक एक चीज़ के बारे में कोर पल्मोनरी के बारे में तो वहाँ यहीं पर पढ़ा दिया मैं और नहीं पढ़ाने वाला। तो ये कोर पल्मोनरी को थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पता होना चाहिए कि कोर पल्मोनरी होता क्या है, खासकर ये सेकेंड ईयर एमबीबीएस वालों के लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टर्मिनोलॉजी वगैरह नहीं पता रहती और ये क्वेश्चनों में आ जाती है काफ़ी बार। कोई उतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं कि खाली बस फाइनल ईयर की पूछा, सेकेंड ईयर वालों के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वहाँ अगली चीज़ को आते हैं तरीके से को डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो मेन जो मेरा क्राइटेरिया होता है इस तरीके से कि आप सिम्टम देखो, सिम्टम कॉम्प्लिकेशन वगैरह, सिम्टम में क्या पता लगा सकते हैं, हाइपर वेंटिलेशन मिल रहा है उसको, उसके अलावा क्या टैकीकार्डिया मिल सकता है, वो एक तरीके से तेज ब्लड पुश करेगा, एक तरीके से मतलब टैकीकार्डिया तो नहीं मिला, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही है। और क्या चीज़ देखने को मिल रही है आपको, एक तरीके से इसमें साइनोसिस वगैरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से जो ब्लड का जो हमारा जो खून का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है तो की जो एक तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया वही कम हो गया। तो एक तरीके से ये चाहिए शॉर्टनेस ऑफ हाइपर वेंटिलेशन मिल रहा है एक तरीके से, ये चाहिए पल्मोनरी कंप्लायंस कम हो गई तरीके से ये लगा लीजिए। तो अब ठीक है इतना, तो हम थोड़ा बहुत एक दो हिंट आती है, हम तो क्लिनिकल केस को सॉल्व करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं चीज़ों को, तो उसमें एक या दो तीन हिंट आती हैं, उसके हिसाब से होता है। रिस्क फैक्टर थोड़े पता होने चाहिए। इसमें क्या है, हाइपर कोएगुलेटिबिलिटी या विर्ट्जोस्ट्राइड का आपने जितने भी रिस्क फैक्टर पढ़े हो वो एक तरीके से आप सारे के सारे आप लिख सकते हैं। एंडोथेलियल इंजरी उतना नहीं आता इसमें, बाकी आप उसके जरूर लिख सकते हैं एक तरीके से इसमें जो है। फिर हम आते हैं एक तरीके से को डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए जो हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं एक तरीके से वो वेल्स क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। वेल्स स्कोर, मतलब तो वेल्स स्कोर जो होता है एक तरीके से 4 यदि पॉइंट से ज़्यादा हो जाए तब हम उसको एक तरीके से डायग्नोसिस, पहले एक तरीके से हम क्लिनिकली उसे डायग्नोसिस कर सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। क्लिनिकली हुआ या डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं हो गया, क्लिनिकली उसमें होते क्या क्या चीज़ें यदि पता है कि यदि स्पुटम में ब्लड आ रहा है हेमेप्टाइटिस से ये सिम्टम मिलता है। उसके अलावा क्या सिम्टम मिल रहा है, एक तरीके से कैंसर की हिस्ट्री मिल रही है आपको, जो कैंसर है हाइपरकोएगुलेटिव स्टेट है। उसके अलावा क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पुराना रहा था या फिर अभी उसको सिम्टम है, मतलब अभी काफ मसल वगैरह में पेन है उसको ये, या फिर क्या होता है कि हार्ट रेट ज़्यादा है, क्योंकि हार्ट रेट क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन करना ज़्यादा, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा एक तरीके से, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। हाँ, तो इसलिए जिससे क्या हार्ट रेट ज़्यादा हो रखी है। या फिर क्या होगा, एक तरीके से इमोबिलाइजेशन की हिस्ट्री हुई है, वो भी इसको दर्शाती है किसको, हमारे प्रायर वाले को, कि एक तरीके से इसको प्रायर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रखा हो, या फिर सीधे इस तरह की हिस्ट्री हो रखी हो प्रायर डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। तो हिस्ट्री वाला तो सीधा जाएगा एक तरीके से 3 हिस्ट्री, और जो एक तरीके से इसको साइन और सिम्टम यदि अब वाले वो सीधे जाते 3 पॉइंटर पर, बाकी लगभग एक तरीके से 1 पॉइंटर पर रहते हैं। इतनी ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ, नया वाला जो स्कोर है उसके आधार पे बोला, अभी के आधार पे नहीं बोला, मतलब पुराने के आधार पे। तो ये चीज़ हाँ
अब मान के चलो वेल्स स्कोर के नाम पे आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह के सिम्टम देखने को मिल रहा है, जिसमें इस तरीके से स्कोर है वो 4 तक नहीं पहुंच रहा है, तब हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे। 4 पे सीधे मत का ये नहीं कि हम सीधे उसको बंद कर देंगे। यदि इसका स्कोर 4 पे नहीं पहुंचा है और वो एज तो हम उसके क्या करेंगे, इसके डी डायमर टेस्ट कराएंगे। और डी डायमर टेस्ट मान के चले यदि हमारा पॉजिटिव नहीं आया, डी डायमर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो हम उसको एक तरीके से किस में डाल देंगे, एक तरीके एक्सक्लूड कर देंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। यदि उसकी एक तरीके से एज है वो कम है, मान के चलिए उसकी एज ज़्यादा है एक तरीके से कंपेरेटिवली, तो हम उसकी एक और टेस्ट कराएंगे, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस देती है वो इन्वेस्टिगेशन चॉइस देती है हमारी CTPA यानी कि चेस्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी एंजियोग्राफ। तो इस तरीके से पल्मोनरी एंजियोग्राफ पे चेक करेंगे, जिसमें क्या देखेंगे हम एक तरीके से उसका एक तरीके से कोई डी वेन थ्रोम्बोसिस वाला कोई चीज़ मिल नहीं रही है कि नहीं मिलेगी डी, ये एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। यदि ये नेगेटिव है, मान के ये इन्वेस्टिगेशन है तो ये नेगेटिव तो सीधे एक्सक्लूड होगा, यदि ये पॉजिटिव है तो एक तरीके से उसमें हमको मिलेगा ये। और ये एक तरीके से यदि मान के स्कोर 4 से ऊपर बैठा तो सीधे हम CTPA पे जाते हैं, डी डायमर पे नहीं जाते हैं। ये मतलब पहले यदि हमको सस्पेक्ट लग रहा है, मतलब कि क्लिनिकल स्कोर पूरा निकल रहा है, सस्पेक्ट लग रहा है, तब हम डी वेन थ्रोम्बोसिस पे चले जाते हैं। मतलब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इसके आधार पर हम कुछ कह नहीं सकते, ये कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि मान के चलो वो टाइम है आपके पास, तो सीधे आप CTPA, क्योंकि थोड़ा सा महंगा खर्चा आता है इसमें, मान के चलो आपको स्कोर वगैरह बस खाली सिम्टम आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया आपको रिजल्ट करने है, तो डी डायमर टेस्ट कराना ज़्यादा ईजी रहता है। उससे हम सीधे हम यदि एक तरीके से कोई भी कार्ड हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, तो हर चीज़ पेशेंट को तो नहीं भेजते CTPA करने के लिए, तो यदि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं तो उसको एक्सक्लूड भी कर देते हैं। इस तरीके से CTPA के लिए हर पेशेंट को नहीं भेजा जाता ये। और मान के चलो और आगे चले इन्वेस्टिगेशन कराए तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड और डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन के लिए करते नहीं है यूजुअली, तो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो इस तरीके से पल्मोनरी एंजियोग्राफी करेंगे तो सीधा सबको पता लग जाएगा कहाँ थ्रोम्बोसिस हो रखा है, नहीं हो रखा है, ये सब चीज़ पता लग जाएगी। तो ये तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन में चली जाती है ये। तो अब हम आते हैं इस तरीके से इसकी रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, मैं बताया तो क्लिनिकल फीचर के आधार पर करते हैं, गाइडलाइन पढ़ते हैं हम इस तरीके से, और उसका आता है रेडियोलॉजिकल पे। ये हमारा पैटर्न रहता है हर डिजीज में। तो रेडियोलॉजिकल में बात करके चलें तो आप तो इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में जो हमारी ये चीज़ बताया जो फ्री वॉल है राइट वेंट्रिकल की, वो मिलेगा एकाइनेसिया, और जो इसकी एपाइकल वॉल है वो हाइपरकाइनेसिस मिलेगी। यानी कि तेरी फ्री वॉल है उसमें तो कोई मूवमेंट आपको देखने मिलेगी नहीं, लेकिन जो इसकी एपाइकल वॉल है राइट वेंट्रिकल की, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता मुझे पता नहीं है, नाम याद रखें ना, ये इसका नाम मतलब ये भी याद रखे नहीं रहता, मैकोनल साइन ज़रूर याद रख लेना ये। उसके बाद आते हैं चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग में। चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग में काफ़ी बार शब्द यूज किया जाता है सॉसेज ऑफ आयोटा, सॉसेज आयोटा मिलती है किसमें देखे थे, उसका जो साइन का नाम क्या था देते पिला साइन, पिला जो साइन होता है उसको ये चीज़ कहते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारा दूसरा जो साइन रहता है वो रहता है हमारा हार्टमैन हम्प साइन, ठीक है, हेम्पटन हम्स साइन रहता है। उसमें क्या देखने को मिलती है हमको, ऐसे कि ये देखने तो चेस्ट एक्सरे बना रहा हूँ मैं, इस प्रकार यूँ करके यूँ देखने को मिलता है इस तरीके से ओपेसिटी। यदि मैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देख रखी हूँ ज़्यादातर चीज़ें हम लोग उसी प्रकार की ओपेसिटी देखने को मिल जाती है, बट चेस्ट एक्सरे पे देखने को मिल जाएगी, क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये। तो हार्टमैन हम्स साइन देखने को मिलता है और पिला साइन देखने को पिला साइन देखने को मिल जाता है। पिला साइन ज़्यादा कॉमन है कंपेरेटिवली हार्टमैन हम्प साइन की तुलना में ये। तो इस तरीके से ये होगी हमारे चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग ये। फिर हम आते हैं इस तरीके से ECG पे, इसमें ECG भी कर लेते हैं क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी करें तो ECG से करेंगे। ECG पे क्या फाइंडिंग मिलती है आपको ये पता होना चाहिए। तो ECG पे S के लिए फर्स्ट की और बाकी के लिए T और Q की थर्ड वेव जो है उसमें आपको जो डीप मिलेगी तरीके से, जैसे जो है ना S वेव है V1 में वो लंबी मिलेगी, और जैसे V3 में एक तरीके से Q वेव डीप Q वेव और हाइपर एक्यूट मतलब हाइपर टॉल टेंडेड T वेव आपको उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, पर T3 में आपको इन्वर्टेड T वेव देखने को मिलती है, इन्वर्टेड T वेव। तो ये चीज़ आने का ठीक है। क्या बन रही है कोई S1 में आपको S1 में हाइपर S वेव और क्या कहते हैं एक तरीके हाइपर S वेव को डीप S वेव एक तरीके से,
किसमें आपको क्यू डीप एस वे को देखने को मिल रही है एक तरीके से, किसमें वन में V1 में, डीप क्यू वेव किसमें देखने को मिल रही है V3 में, और इन्वर्टेड टी वेव किसमें देखने को मिल रही है आपको V3 में। ये कौन से साइन थे? हैम्पटम हम साइन और कहते पहला साइन ये, ठीक है। हाँ, कार्डियक मायोग्राम जरूर चेक कर लेते हैं। ये जो ध्यान रखना डी डायमर के साथ ऐसे में शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में हमारा कार्डियक बायोमार्कर भी चेक किया था। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मैं बता चुका हूँ क्या इसे CTP आ जाती है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन पल्मोनरी एंजियोग्राफ रहती है। ये चीज़ तीनों को रिवाइज कर लेना एक बार। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से? डी डायमर, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या रहेगी हमारी इस तरीके से पल्मोनरी एंजियोग्राफी, और इस तरीके से क्या है वह इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहेगी हमारी क्या है CTP है। ये ट्रीटमेंट के नाम पे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के नाम पे इतने फ्लूइड ब्लोअर्स दे लेते हैं, एंटीकोएगुलेंट दे देते हैं, और उसके अलावा क्या देते हैं एंटीकोएगुलेंट में जैसे एनोक्सापेरिन यूज़ कर लेते हैं। डीप वेव हेपेरिन तो कहीं यूज़ करते नहीं आजकल, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन यूज़ करते हैं। तो एनोक्सापेरिन याद रखना। ड्रग के नाम पर थोड़ा ड्रग के नाम पर जरूरी नहीं कोई खाली एल्यूकोलेंट, ड्रग के नाम भी मेंशन कर सकता है। उसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक दे सकते हैं हम इससे एल्टेप्लेस वगैरह के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना, आदमी अनस्टेबल है तो उसमें एक तरीके से हम फाइब्रिनोलेटिक देते हैं, और यदि इस तरीके से स्टेबल है तो हम इस तरीके से एंटीकोएगुलेंट से भी काम चला लेते हैं। ये मैकेनिकल उपयोग भी रहता है, तो IVC फिल्टरिंग का उपयोग किया जाता है इस तरीके से एम्बोलिज्म की एक्टोमेलेक्टमी के लिए इसमें। ये तो इसमें एक तरीके से आपको क्राइटेरिया ये चीज़ तो ये है, एक चीज़ मैं क्राइटेरिया ये बताना चाह रहा हूँ इस तरीके से, किसमें किस तरीके से दो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इसको, इंटरमीडिएट रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क में। मैंने एक चीज़ बताया था कि जो कोर परमिट में जिसमें लास्ट में इस तरीके से लेफ्ट हार्ट फेलियर डेवलप हो जाए वो इस तरीके से काफ़ी तगड़ी कंडीशन है, क्योंकि इस तरीके से वो ज़्यादा यूजुअली होता नहीं है। तो उसमें क्या इस तरीके से को BP कम मिलेगा जो लास्ट है हाई रिस्क वाली में, बाकी आपको BP है वो नॉर्मल से कम ही मिल सकता है। इसमें जो है इस तरीके से उसमें जो है आपको खाली उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन में डिक्रीज हो गए, उसमें इंटरमीडिएट में क्या होगा राइट वेंट्रिकल फंक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि पर्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन नॉर्मल डेवलप हो जाती है, और उसमें आपको राइट वेंट्रिकल फंक्शन डिक्रीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लो रिस्क में आपको ये चीज़ नहीं देखने नहीं मिलती, उसमें खाली एम्बोलिज्म बना ही है हमारा। ये सबसे कम % चांसेस होंगे हाई रिस्क वालों के, जो इंटरमीडिएट तो थोड़े से कम होंगे, और लो रिस्क वाले की सबसे ज़्यादा जनता आपको लो रिस्क वाली ही मिलेगी। ये ठीक है, तो इस प्रकार आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो पर्मोनरी एम्बोलिज्म में जो चीज़ हमको बतानी थी इस तरीके से घोषित हो ही सही है, और कैसा कुछ खास है नहीं है, जो होगा हम इस तरीके से बता लेंगे एक तरीका भी बार। बाकी इतना ही है मेरे ख्याल से, इतना ही है। थोड़ा सा टॉपिक को छोटा बना के करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ पूछता है वो आपको खास कर ये फाइंडिंग जरूर याद रहनी चाहिए। पहला साइन हैम्पटन हम्प, उसके अलावा क्या कहते हैं मैकोनल साइन, इस तरह कहा ECG की फाइंडिंग जरूर पता होनी चाहिए। क्या थी डीप क्यू वेव हमारे 3 में, S में डीप S वेव, और इस तरीके से कौन सी थी इन्वर्टेड टी वेव 3 में मिल रही थी V3 में। हाँ, क्राइटेरिया तो हाई रिस्क इंटरमीडिएट लो रिस्क थोड़ा सा पहचानना थोड़ा सा आसान है, पहचान सकते हैं। वेल्स स्कोर याद रख रहे तो नहीं रखें तो ये चीज़ ध्यान रखें, थोड़े से हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स के बारे में सोचते ना, हिस्ट्री वगैरह के बारे में, सिम्टम के बारे में, उससे आप लॉ लिख पाएंगे। और ये चीज़ ध्यान रखें 4 से ज़्यादा का स्कोर जरूर याद रखना, 4 से ज़्यादा करेंगे तो सीधे हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चॉइस कराने पड़ जाएंगे, डायग्नोसिस नहीं कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, 4 से ज़्यादा स्कोर आ गया तो इसलिए ये नहीं कि क्लिनिकली डायग्नोसिस ये मत कर देना, जब तक इस तरीके से वो CTPA के रिव्यू नहीं करेंगे तब तक हम उसको डायग्नोसिस नहीं करेंगे। ये ठीक है, बैठो।